दोस्तों, हिंदुस्तान का नाता स्कैम से हमेशा जुड़ा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर साल एक या दो स्कैम जरूर आते हैं और शायद इनको हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। और इसका मेन जो कारण रहता है वो शायद ही मेरे हिसाब से जो है कि इसका जो असर है वो हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे ज़्यादा नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम जल्दी से इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार पिछले कुछ महीने पहले एक ऐसा स्कैम निकल कर आया है जिसने हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के तबके के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाला है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये केवल हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ऊपर ही असर हुआ है इसका। इसमें कुछ बड़े कॉर्पोरेट घराने, कुछ फिल्म स्टार के नाम भी खरा हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फ्रॉड स्कैम की जिससे आज की डेट में एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास का जो आदमी है वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गया है। लोगों के सिविल खराब हो गए हैं, लोन नहीं लिए हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी वो आज की डेट में एक रिकवरी एजेंट की हरासमेंट को झेल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनी फ्रॉड स्कैम के बारे में। शायद आपको मालूम होगा कि इस फ्रॉड स्कैम के अंदर सनी लियोनी का नाम भी आया है, राजकुमार राव का नाम भी आया है, जिनके लोन ना लेने के बावजूद उनका नाम सिविल डिफॉल्टर में जा चुका है। तभी ये स्कैम बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, क्योंकि अगर ये हाईलाइट नहीं होता तो शायद हम तुम केवल यही समझते रहते कि केवल मेरे साथ हुआ है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के YouTube पर इतने वीडियो आप देख रहे हैं उससे आप समझ रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कितने लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर ये असर डाल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना हमारी यही है कि इसके ऊपर अभी तक किसी भी यूट्यूबर या किसी भी टीवी न्यूज या किसी भी चैनल ने पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया है कि ये स्कैम आखिर हुआ क्यों और कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, इसमें कौन कौन शामिल था, किस किस का इसमें हाथ था। क्या केवल कंपनी के एम्प्लॉय दोषी हैं या कंपनी का अपर स्टाफ दोषी है या उसके लिए कुछ कस्टमर भी दोषी हैं। दोस्तों, मैं पिछले कुछ 2-3 महीनों से इसके ऊपर काफी रिसर्च कर रहा था, काफी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि शायद आपको मालूम होगा कि मैं बैंक से रिलेट करता हूं और खास तौर से कलेक्शन डिपार्टमेंट से भी रिलेट करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले 2-2.5 महीने की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज निकल के आई है वो आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरी मीडिया में कहीं पर नहीं मिलेगी। आज मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर खुलासा करूंगा कि ये स्कैम हुआ कैसे, किसकी वजह से हुआ और कैसे कैसे इसको स्कैम को अंजाम दिया गया। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्किप करना आपके लिए शायद बहुत घाटे का सौदा रहेगा, तो मेरी गुजारिश है आज आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि शायद अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप उस जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो अभी तक आप पिछले 5-6 महीने से हर यूट्यूब चैनल पर हर यूट्यूबर्स का वीडियो देखकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आपको अभी तक केवल गुमराह किया जा रहा था या केवल एक अधूरी जानकारी दी जा रही थी, और शायद यही वजह है कि मैंने इसके ऊपर अभी तक केवल एक वीडियो बनाया, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत या कोई पुख्ता जानकारी ना हो हम इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। अब हमारे पास जब सब कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, पूरा स्कैम हमें समझ में आया है किस तरीके से हुआ, तो इसके लिए हम वीडियो बनाने के लिए पूरे प्रिपेयर हो गए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज खास तौर से मैं निवेदन करूंगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट खास तौर से कीजिएगा, शायद मुझे पता लग सके कि मेरी मेहनत सफल हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल झूठ सुनना चाहते हैं। वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो जेन्युइन इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो पैसा होने के बावजूद कोई उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, वो फिर भी पैसा रोक के बैठे हुए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो वाकई में इसके सताए हुए हैं। दोस्तों, स्कैम को समझने के लिए मैं इस वीडियो को
दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। देखिए, इसमें जो स्कैम हुआ वो दो तरीके के लोन पे हुआ। शायद आपको पता होगा, एक फ्रीडम कार्ड का जो बना हुआ है, इसका एक ऐप बना हुआ है धनी का, उसके थ्रू लोन हुए। और कुछ इसके अंदर जो 50,000 से 25 लाख तक के लोन हुए। शायद आप 20,000 की कैटेगरी में आते हैं, 25,000 की कैटेगरी में आते हैं, लाखों की कैटेगरी में आते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। बात करते हैं पहले जो छोटे लोन थे वो किस तरीके से उसका स्कैम हुआ। छोटे लोन के अंदर जो अमाउंट प्रोवाइड किया गया, 5,000, 10,000, 15, 20, 25 तक का अमाउंट प्रोवाइड किया गया। उसको अमाउंट को प्रोवाइड करने के लिए अगर मानो डायरेक्ट वो कस्टमर को अप्रोच करते हैं तो डायरेक्ट पैसा कस्टमर के पास चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्कैम होना था। तो स्कैम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी कस्टमर के जो डेटा थे, इनको वो फर्जी डेटा चाहिए था। और फर्जी डेटा इनके पास आए कहां से? देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ कंपनी के पास या कुछ जो एजेंट हैं, सेल्स के आदमी हैं, कुछ डेटा वो इकट्ठा करते हैं और बचा कुचा जो काम किया वो किया इनके थर्ड पार्टी वेंडर्स ने, यानी कि जो डीएसए होते हैं, जो लोन्स कराते हैं। आपने शायद सुना भी होगा, अगर आप कोई लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र में एक डीएसए थर्ड पार्टी आती है। वो कहता है जी मैं आपका यहाँ से नहीं यहाँ से लोन करा दूंगा, इस बैंक से नहीं तो उस बैंक से लोन करा दूंगा। और आप कई बार वो आपसे कुछ चार्ज भी करते हैं, लेकिन चार्ज आज की डेट में जल्दी से कुछ देने को तैयार नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, आपकी पूरी फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के बाद में वो इधर उधर अलग अलग बैंकों में ट्राई करते हैं। अगर आपका कोई लोन पास हो जाता है तो उनको बैंक भी कमीशन देता है, शायद आप भी कुछ कमीशन दे देते हो। तो बात हम कर रहे थे कि स्कैम हुआ कैसे। अब जो इनके थर्ड पार्टी वेंडर्स थे, उन्होंने आधा काम जो स्कैम था आधा अंजाम देना स्टार्ट किया। उन्होंने आधा जो अंजाम था वो हुआ कंपनी की तरफ से। क्योंकि देखिए, अगर एक थर्ड पार्टी अगर कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट या फर्जी तरीके से कोई प्रोफाइल खड़ी करता है बैंक के सामने, तो बैंक का काम क्या होता है, उस प्रोफाइल को चेक करना, उसको वेरीफाई करना, उसके रेजिडेंस को, ऑफिस को वेरीफाई करना, तब कहीं जाकर बैंक लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन इन केसों के अंदर ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, क्योंकि ये पहले से ही एक फिक्स था, केवल डॉक्यूमेंट चाहिए और लोन आगे प्रोवाइड करना है। तो इसमें हुआ क्या कि वहां से डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी डीएसए होते हैं, उनके पास ऑलरेडी पुरानी फाइलें पड़ी होती हैं। शायद आपको मालूम भी होगा, अगर आपने कभी लोन कराया हो और किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आप पड़े हो, किसी थर्ड पार्टी को आपने अपनी फाइल बना के दी हो कि मेरे को लोन कराना है, और आपका शायद लोन रिजेक्ट हो गया हो, और वो लोन रिजेक्ट के बाद में क्या होता है, जो आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट हैं, आपके जो ऑफिस डॉक्यूमेंट है, सैलरी स्लिप है, इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब डीएसए के पास ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो उनके पास हजारों की तादाद में डेटा होता है। आप सपोज कीजिए एक एरिया के अंदर 5-10 डीएसए काम कर रहे हैं और पूरे एक सिटी के अंदर ऐसे हजारों डीएसए बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनके पास कितना लाखों का डेटा होगा। तो उस तरीके से वो डेटा इकट्ठा किया जाता है। कुछ डेटा कंपनी के पास है, कुछ डेटा डीएसए ने इकट्ठा किया, और कुछ डेटा इनके सेल्स डिपार्टमेंट ने इधर उधर से इकट्ठा किया लोन के नाम पे कि हम आपको लोन दिलाएंगे। अब सबसे पहले अब आप सोच रहे होंगे कि अगर चलो डेटा इकट्ठा हो भी गया मेरा, तो मेरे पास वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी, मेरे पास ओटीपी आना चाहिए था, क्योंकि आधार कार्ड से मेरा मोबाइल नंबर लिंक है, या वो भी हो गया तो अमाउंट जो है वो मेरे बैंक के अंदर आना चाहिए था, अगर मेरी बैंक की डिटेल उनके पास थी। अमाउंट भी नहीं आया, मैंने लोन भी नहीं लिया, और मैं उनका सिविल डिफॉल्टर हो गया। इसको मैं आपको समझाता हूं। पहले उससे एक चीज आपको मैं बताता हूं। एक स्टेप तो होगा कि किस तरीके से आपका डेटा इकट्ठा किया गया फर्जी तरीके से, और दूसरा जो उसमें एक जो मेन कारण बना स्कैम होने का, क्या होता है कि हम पैसे के लालच के अंदर सब कुछ भूल जाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, जो समाज में बदनामी का काम करते हैं, एक आम इंसान के ऊपर धब्बा लगाने का काम करते हैं। जो दोषी नहीं है वो भी उस दोषी कैटेगरी में आके खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने जानबूझकर अपना डेटा दिया। वो डेटा किस लालच में दिया, उसका पीछे का एक मोटिव था। मोटिव क्या था कि आपका हम एक लोन कराएंगे 20,000 रुपए का, आपको 10,000 रुपये हम देंगे, आपको कोई लोन नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है, कोई आपके ऊपर आंच नहीं आएगी, इसके लिए हम बैठे हैं। जब कंपनी वाला ऐसा बोल रहा है तो नेचुरल सी बात है, अगर आप 10 को ये बात बोलेंगे तो उसमें 2-4 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे कि चलो यार बैठे बैठाए 10,000 रुपये आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, दिला दो लोग। तो कुछ लोग इसके अंदर ऐसे भी शामिल हुए जिन्होंने अपना डेटा खुद भी दिया।
ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वेरीफाई हो चुका है, तब हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे केस पकड़ में आ चुके हैं। ठीक है सर। उसके बाद में अब ये प्रोसेस आगे जो होता है कि डॉक्यूमेंट आपके इकट्ठे हो गए, कुछ लोग इसमें ऐसे शामिल हुए जो खुद जान के अपने डॉक्यूमेंट देके पैसा लेना चाहते थे कि बाद में लोन भी नहीं भरना पड़ेगा और हमें कुछ अमाउंट हमारे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद में इन लोगों को वेरिफिकेशन तो करनी नहीं थी, अब आपके पास ओटीपी के जाएगा, उसके लिए उन्होंने क्या किया, आपके डॉक्यूमेंट के साथ में छेड़खानी करनी स्टार्ट की, आपके एड्रेस बदले गए, आपके ओटीपी ना जाए आपके पास, उसके लिए अलग फर्जी नंबर हायर करके वो नंबर अलग से दिए गए। अब होता क्या है कि जब आपका लोन पास होगा या वेरीफाई होगा आधार आपका, तो आपके पास ओटीपी जाए, अगर कहीं इसके अंदर मिला है आपका वेरीफाई तो नहीं, आपका आधार वही नहीं हुआ, केवल आधार कार्ड की कॉपी लगी, पैन कार्ड लगा, अब लोन आपका वो पास हो गया, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई, कोई आधार का ओटीपी आपके पास नहीं आया, तो आपका आधार भी उन्होंने खुद वेरीफाई कर दिया। अब लास्ट में आता है कि अमाउंट डिसबर्स करना है, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, इसके अंदर फर्जी अकाउंट खोले गए। आज की डेट में ऑनलाइन बैंकिंग आपको सबको पता है कि इमीडिएट ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है, और इस अकाउंट को खोलने के लिए सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाई, एक मैं बैंक का देखो डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता, हो सकता है मेरे पास इस चीज के लिए कॉपीराइट का क्लेम भी आ जाए, या मेरे पास मेरे नाम पे कोई ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। उस अकाउंट से पहले 8111 लगाया जाता है। जी हाँ, उस बैंक के अंदर केवल फर्जी अकाउंट खोले गए, और जिसको हम बोलते हैं करंट सेविंग अकाउंट CSA के थ्रू, क्योंकि हर बैंक का, हर DSA का या जो उनके सेल्स ऑफिसर्स हैं, उनका एक टारगेट होता है महीने का कि आपको इतने अकाउंट खोलने हैं, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए इस तरह के फर्जी अकाउंट खोले गए। फर्जी अकाउंट खुल गए, आधार कार्ड आपका वेरीफाई नहीं हुआ, आपका लोन पास हुआ, डिसबर्स हुआ, अमाउंट उस अकाउंट के अंदर गया, अकाउंट फर्जी थे, आपका पैसा निकाल के यूज किया गया। जिन लोगों ने खुद मिलके अपने डॉक्यूमेंट देके लोन लिए थे, उन्होंने 10,000 रुपये देके अपना पीछा छुड़ा लिया कि चलो 10,000 मेरे को मिल गए, मुझे लोन नहीं भरना पड़ेगा। शायद दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो आज YouTube पर कुछ कस्टमर बेवजह का रोना रो रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो, देखिए उसमें मैं ये नहीं कह रहा सभी दोषी हैं या सभी इनोसेंस हैं, 90% मानता हूँ जेन्युइन कस्टमर भी होंगे, लेकिन कुछ 10% ऐसे लोग भी हैं, और शायद मेरे वीडियो को देखने के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को हो रही होगी कि ये इनको पता कैसे लगा। दोस्तों, कुछ 10% कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने इस स्कैम को अंजाम देने में उनकी काफी मदद की, और आज वही लोग सबसे ज्यादा YouTube पर परेशान होकर ऐसे जता रहे हैं, पता नहीं कैसे उनका जहां लुट गया हो। तो दोस्तों, चलो हम उसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं अब दूसरे स्टेप की, फिर मैं आपको उसकी और डिटेल बताता हूँ। अब आते हैं हम बड़े लोन्स के ऊपर। बड़े लोन्स के अंदर 5, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरह के जो लोन हुए, उसके अंदर भी इस तरह की चीजें की गई, लेकिन उसमें क्या जो चीजें थी वो थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि क्या होता है 20-25 लाख का लोन देने के लिए किसी को उसके अंदर काफी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। देखिए, एक 5-10 हज़ार, 20-25 हज़ार के लोन के लिए नॉर्मल KYC डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। नॉर्मल अगर आप सैलरी बताएंगे तो उसमें आपकी इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होती है। लेकिन सपोज कीजिए बैंक आपको अगर 10 लाख का लोन दे रहा है, तो उसमें हो सकता है आपकी ITR चाहिए हो, आपकी सैलरी स्लिप चाहिए हो, आपकी वेरिफिकेशन चाहिए हो। इस तरह के इसमें अलग से डॉक्यूमेंट बनाए गए फर्जी। अकाउंट सेम उसी तरीके से खुले, और इसके अंदर भी कुछ कस्टमर ऐसे शामिल हुए जो 50-50 रेशियो पर या 30-40 रेशियो पर शामिल हुए कि मेरे को आप लोन कराएंगे, इतना % आपको दूंगा, इतना % हम रखेंगे। अब ये होने के बाद में अब मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्कैम खुलना कैसे स्टार्ट हुआ, या इसका कंपनी के जो गहलोत साहब हैं, लोग यूट्यूब पर जो हल्ला मचा रहे हैं कि उन्होंने उसकी वजह से इस्तीफा दे दिया।
तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप कंपनी की ढंग से प्रोफाइल को पढ़ें या पुरानी न्यूज़ देखें या थोड़ा सा स्टडी करें पिछले 7-8 महीने पहले को इंडिया बुल्स के बारे में कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस वजह से गैरोव साहब ने इस्तीफा दिया। इंडिया बुल्स की कुछ हाउसिंग लोन्स की कुछ अपने इनके इशू थे, इंटरनली प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से गैरोव साहब ने कंपनी के सीईओ से इस्तीफा दिया। इसमें धनी लोन, फ्रॉड लोन, स्कैम का कोई भी हाथ नहीं है या उसका कोई भी संबंध नहीं है उनके इस्तीफा देने से। अब ये चीजें हाईलाइट कैसे हुई और पता कैसे लगी, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आनी स्टार्ट हुई, जो हमें 2 महीने लगे हमें इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने में या चीजें को पता करने में वाकई में जेन्युइन हुआ कैसे है ये। तो शायद दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई दिल्ली से या एनसीआर से इस वीडियो को देख रहा है और अगर उसका नाम सिविल डिफॉल्टर में है और उसने लोन नहीं लिया है, तो अगर आप ध्यान से उसको अकाउंट को चेक कराना स्टार्ट करेंगे तो मैं अपनी बात सही साबित कर दूंगा और आपको सच भी लगेगा कि हाँ कि बैंक कीड़ा वाले बिल्कुल सही बोल रहे थे। आप अपने अकाउंट की उस डिटेल को चेक कराइए या सिविल की उस रिपोर्ट को चेक कराइए या कंपनी के अंदर आप केवल ये कंफर्म कीजिए कि वो आपका अमाउंट कौन से बैंक में डिसबर्स हुआ था। आपको मैं वादा कर रहा हूं बॉस कि वो 90.99% 811 वाले अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि देखिए अभी अदर स्टेट की जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो मतलब खबरें हैं या जो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन जो आनी है हमारे पास, वो भी कंप्लीट नहीं आ पाई है। दिल्ली एनसीआर की हमें कंफर्म हो गई है। यहाँ के कुछ एक्स एम्प्लॉय हैं इंडिया बुल्स के, धनी के, जो हमारे टच में है। मेरे कई साहब के ऐसे यार दोस्त हैं जो इस कंपनी में पहले काम कर रहे थे। यार ये स्कैम आपको बता दो कब स्टार्ट हुआ। ये जो स्कैम स्टार्ट हुआ था 2019 के अंदर। किसी को इल्म भी नहीं होगा, कोई ने आवाज नहीं उठाई। देखिए मैं उनके नाम नहीं यहाँ पे ले सकता, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि जो दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, एक गाजियाबाद के अंदर है, एक मेन हेड ऑफिस इनका जो है वो अपना गुड़गांव के अंदर है। दिल्ली का जो ब्रांच ऑफिस है उसमें मैं खुद विजिट करके आ चुका हूँ। कई लोगों से मिला हूँ जो एक्स एम्प्लॉय हैं, उनको सबको फायर कर दिया गया। कई एएसएम को हाईलाइट किया गया, डीएसएम को हाईलाइट किया गया, वो इसमें शामिल पाए गए। लेकिन होता क्या है कि देखिए इस तरह की इंटरनली चीजें होती हैं, इसको फुल फ्लैश तरीके से मार्केट में उजागर नहीं किया जाता। ये हर कंपनी की पॉलिसी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये हर किसी की पॉलिसी होती है कि अपने घर के अंदर का अगर कोई झगड़ा हो रहा है या कोई गलत हो रहा है, आप उसको पब्लिकली उजागर नहीं करेंगे। तो जिस भी एम्प्लॉय ने उनके खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट की, उनको धीरे धीरे करके बैंक से बाहर कर दिया गया। रीजन उनके ऊपर यही लगाए गए कि भाई इस तरीके से आप गलत कर रहे हैं, इस तरीके से आप गलत कर रहे हैं, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, आप काम सही नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मतलब बेवजह के इल्जाम लगा कर उनको बाहर कर दिया गया। और शायद आप जो भी बीच में कुछ लोगों के वीडियो देख रहे हैं कि नोएडा ऑफिस के अंदर इतने एम्प्लॉइयों को बाहर कर दिया गया, या 2021 के अंदर भी इस तरह की 2-3 हजार के एम्प्लॉइयों को बाहर निकाला गया था। तो ये खबरें सब उसी का पार्ट है। लेकिन आपको जो अदर यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि इस वजह से हुआ है, इस वजह से कुछ नहीं हुआ है, जिसके रीजन केवल वो थे क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था, तो देखिए सभी गलत नहीं होते हैं। जो लोग ठीक थे इस कंपनी के अंदर, उन्होंने नचूसी आवाज उठानी स्टार्ट की। अब आवाज उठनी स्टार्ट कहां से हुई? देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या समझते हैं कि रिकवरी एजेंट सबसे बेकार आदमी है, वो सबसे ज्यादा परेशान करता है। देखिए उसका जॉब है, सारे बदतमीजी करते होंगे, मैं नहीं मानता, करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, मैं कहता हूँ सब करते हैं, चलो मान लिया मैंने। लेकिन शायद आपको मैं इस केस के अंदर बताता हूँ, ये जो केस उजागर होना स्टार्ट हुआ केवल रिकवरी वालों की वजह से ही हुआ। वो हुआ कैसे, क्या कारण था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि एक सेल्स वाले ने कोई फर्जी लोन पास कर दिया, मार्केट में दबा के पैसा बांट दिया। अब जो ऊपर कमांड बैठी हुई है, हायर कमांड बैठी हुई है, उसको तो नहीं मालूम नीचे क्या हो रहा है। जब सपोज कीजिए एक बैंक ने या इंडिया बुल ने 1 करोड़ रुपए की फंडिंग कर दी मार्केट में, अब वो 1 करोड़ रुपए देखिए वापस तो मांगेगा ना बैंक,
और उसके बैंक वापस मांग लेगी, क्या करेगा? तो नॉर्मल जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है वो आपकी कॉलिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट मंथ से। फर्स्ट मंथ पे क्या होता है कि फोन बंद पड़ा है या कस्टमर रॉन्ग नंबर कह रहा है, इस तरह की चीजें चलने स्टार्ट हुई। अब बात आती है उसके बाद में प्रॉपर रिकवरी की या कस्टमर के घर भेजने की। जब वहां पे रिकवरी एजेंट जाना स्टार्ट हुए, अब क्या था, जो उसके अंदर जिन लोगों को पता था या जो उसमें शामिल थे, तो वो तो इससे अलग किनारा करके साइड हो गए। लेकिन एक जो फ्रेशर आदमी जो फर्स्ट टाइम जा रहा है, जो कोई नया रिकवरी एजेंट है या जिसको इसके बारे में नहीं मालूम, जब वो वहां पे रिकवरी करने पहुंचा तो पता लगता भाई साहब मैंने तो लोन लिया ही नहीं, आप किस चीज का पैसा मांग रहे हैं। वो आपको डॉक्यूमेंट दिखाता है कि सर देखिए आपके डॉक्यूमेंट है, कि भाई साहब डॉक्यूमेंट तो मेरे हैं, ये भी मेरा है, ये साइन मेरे नहीं है। नहीं सर, साइन तो हो सकता है आपसे जल्दी में कर दिया आपने, तो पैसा आपने कहां से ट्रांसफर किया? सर पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर किया। सर आप बैंक अकाउंट दिखाइए कौन से बैंक के अंदर है। उन्होंने चेक करके बताया सर आपका ऐसे 811 का ये अकाउंट है, इसके अंदर मैंने पैसा ट्रांसफर किया इस डेट के अंदर। कि सर मेरा तो इस तरह का कोई अकाउंट ही नहीं है, आप कहें तो मैं आपके साथ ब्रांच चलता हूं। ब्रांच जाते हैं, वहां पे ब्रांच जाके पता लगता है कि हाँ जी डॉक्यूमेंट तो यही लगे हुए हैं, लेकिन ये अकाउंट बंद हो चुका है। किसने बंद कराया? क्योंकि क्या होता है, इस तरह के जो मल्टीनेशनल बैंक है या जो प्राइवेट बैंक है, कोई भी बैंक हो, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लेता, कि तकरीबन जितने भी सारे आज की डेट में प्राइवेट बैंक है, बड़े लीडिंग बैंक हैं, वो क्या होता है, देखिए अब स्टार्ट क्या हो गया कि वीडियो केवाईसी स्टार्ट हुई है। वो क्यों हुई है? केवल उसके पीछे इस तरह के रीजंस हैं, क्योंकि वीडियो केवाईसी के अंदर आपका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी होती है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रांच। तो उस तरह की चीज तो थी नहीं वहां पे कोई। अब बाद में वहां जब अकाउंट खोलने की जो डिटेल वहां पे चेक होनी स्टार्ट हुई, तो पता लगता है उसके अंदर आधार ओटीपी तो वेरीफाई नहीं हुआ। क्योंकि जब आधार ओटीपी वेरीफाई होता है तो उसका जो कैप्चा कोड या उसके जो बाद के जो डेटा निकल के आते हैं, वो सारे हम बैंक के अंदर स्टोर होते हैं कि भी इस तरह का वेरीफाई हुआ, ये उसकी रिपोर्ट्स है वेरीफाई की। उस तरह की रिपोर्टें थी नहीं वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो स्कैम उजागर होना स्टार्ट हुआ वो केवल रिकवरी एजेंटों की वजह से ही हुआ। कस्टमर को तो पता लगता ही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी का लोन, चलो उसको पता लगा है मेरे नाम पे लोन था, किसी ने फर्जी करा दिया होगा, ये हाईलाइट होना स्टार्ट इस तरीके से होगा। धीरे 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 वो जब देखिए क्या होता है, अगर कोई रिकवरी एजेंट मान लो काम कर रहा है, उसको ये चीजें पता लगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने जाके यार दोस्तों को तो बताएगा ना, यार हमारी कंपनी में ऐसा हो रहा है। अब उन्होंने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने आगे 100 लोगों को बताया, और 100 लोगों के 10 जानकार हो सकता है कोई यूपी में रहते हों। अब जो 10 यूपी में उनके रिश्तेदार हैं, हो सकता है उसमें से 20 आदमी उनके कोई बिहार के अंदर रहते हों। तो इस तरीके से सारी चीजें फैलनी स्टार्ट की। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा आग के अंदर घी का काम किया, वो किया सनी लियोनी वाले अकाउंट के बारे में, कि उसके नाम पर भी एक लोन पास हुआ मात्र 2-4 हजार रुपए का, और वो भी इस तरीके से फर्जी था। तो आप वो समझ सकते हैं कि ये स्कैम कहां से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। मैं आपको देखो यहाँ बड़ी चीज क्लियर कर दूं, आप इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर इधर उधर की कोई भी सलाह मत लीजिए, एक जेन्युइन सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने लोन लिया है, आपने पैसा देना है, आज नहीं देंगे कल देंगे, नहीं देंगे पुलिस केस नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बता चुका हूं, आपके ऊपर इस तरह की पुलिस कार्रवाई डायरेक्ट बैंक नहीं कर सकता, इवन कोई क्रिमिनल केस भी नहीं कर सकता। अगर आपका लोन बड़ा है तो मे भी हो सकता है आपके पास सिविल सूट का केस फाइल कर सकता है बैंक। इस तरह के छोटे लोन के ऊपर कोई भी पुलिस एफआईआर नहीं हो सकती। दूसरा, एक जो अदर चैनल्स हैं, कोई आए दिन फर्जी तरीके से थंबनेल, गलत थंबनेल लगा लगा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट मैं आपको दे देता हूं, शायद आपको बहुत झटका लगेगा। बहुत धनी बंद नहीं हो रही है, ना ही धनी बंद होगी। धनी के बारे में शायद कुछ लोगों को गलत फहमी है, धनी को आप बहुत छोटा समझ रहे हैं। धनी बहुत एक लार्ज स्केल पे कंपनी है, बहुत अच्छा असेट्स रखती है मार्केट में। एक फ्रॉड होना ठीक है, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड जिस लेवल पे हुआ है उसको वो कंपनी रेक्टिफाई भी कर रही है। अब रेक्टिफाई करनी, देखिए अब आपको अगर कोई सीना खोल के तो दिखाएगा नहीं, देखिए मैंने ये काम कर दिया। रेक्टिफिकेशन चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। अब आप सोचे एक झटके में कि छड़ी घुमाई और सबके सिविल ठीक हो गए,
या सब आइडेंटिफाई हो गए। देखिए इसमें आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा ना कि किसका फर्जी लोन हुआ है। अब यहाँ तो क्या है कि उसकी आड़ के अंदर जिनके मतलब नॉर्मल ड्यूज थे वो भी परेशान हो रहे हैं। हाँ, इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है कि जो धनी ऐप को यूज कर रहे हैं, फ्रीडम वन की जो लाइन मिली हुई है उनको, एक क्रेडिट लिमिट मिली हुई है, उसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन की जो फीस अनवांटेड लगती जा रही है, जिसकी वजह से अमाउंट ड्यूज बढ़ते जा रहे हैं और जिसको कस्टमर पे नहीं कर पा रहा और जिसकी वजह से वो सिविल में हिट कर रहे हैं। ये उनका मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन है। इसके ऊपर मैं अपने पिछली वीडियो में लोगों को बता चुका हूं कि उसके लिए अगर इसमें किसी को हेल्प चाहिए तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मेल कर सकता है। इवन मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको किसी भी शहर में हरासमेंट देता है तो आप मुझे इमीडिएट तभी फोन मार सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। क्योंकि इसके अंदर सारे लॉ और रूल रेगुलेशन जो है वो हम सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब धनी बोल, मैं देखिए धनी बोल के आप सोच रहे होंगे यार ये तो कोई पेड प्रमोशन तो नहीं है। देखिए पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, ये जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सच है लेकिन कड़वा है और इसको आपको हजम करना पड़ेगा, जरूरी है। आप देखिए धोखे में मत रहिए, किसी के बहकावे मत आइए कि धनी बंद होने वाला है, कल बंद होगा, परसों बंद होगा। मैं कह रहा हूँ चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, बंद करवा भी दिया, हो भी गया, उससे क्या होगा? पैसा आपका माफ हो जाएगा? कभी नहीं होगा। पैसा केवल उनका माफ होगा जिनके नाम पे फ्रॉड लोन हुए हैं, जिनके नाम पे फ्रॉड लोन हुए हैं। ध्यान से सुन लीजिए, उनका नाम हट जाएगा सिविल से, लेकिन टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेट होने में। अब आप सोचें कि मेरे ऊपर जो पेनल्टियां लगी हुई हैं मेरा नाम भी हट जाएगा, नहीं हटेगा। मेरी बातें शायद आपको बुरी लग रही हूँ, लेकिन देखिए वो जो सच है मैं वही बताऊंगा। मैं आपका दिल खुश करने के लिए या अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मैं आपको ऐसी कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा कि जो आपके हित में ना हो। तो अगर आपका कोई पेंडिंग ड्यूज है और आप जेन्युइन हैं और आप जेन्युइन अपने सिविल आपके लिए मैटर करता है, एक सबसे बड़ी बात मैं लोगों को केवल ये कहता हूँ, देखिए बॉस पैसा मत नहीं देना, मत दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए सिविल मैटर करता है तो बॉस सॉफ्ट कॉर्नर होके, दिल को ठंडा करके, दिमाग को शांत करके सोचिएगा। अगर सिविल सही आपके लिए वाकई में बहुत मैटर करता है तो इस अकाउंट को किसी भी तरीके से आप सेटल कीजिए, खत्म कीजिए। जिसमें कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई वहां से रिबेट चाहिए, अब जैसे बैंक कह रहा है कि आप कि लोग वीडियो बता रहे हैं कि 15% दे रहा है, 10% वो दे रहा है, मैं आपको इससे ज़्यादा भी आपको वेव करा के दे सकता हूँ, यानी कि इसमें ज़्यादा छूट दिला सकता हूँ थोड़ी बहुत। लेकिन आप इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। देखिए दिल्ली एनसीआर की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कुछ ना कुछ इसमें रिबेट करा दूंगा, क्योंकि हमारे सोर्स हैं इस तरह के। लेकिन अदर स्टेट का जो है वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्रांच हेड वगैरह होते हैं इस तरह के कलेक्शन के अंदर जहाँ हमारे लिंक होते हैं। मेरे डायरेक्ट लिंक नहीं होंगे तो हो सकता है मेरे कुलीग्स के लिंक होंगे वहाँ पे, लेकिन हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ बॉस, मैं आपको पैसा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ बॉस जिंदगी भर मत दीजिए। लेकिन अगर आपके लिए कहीं ना कहीं सिविल मैटर करता है, अगर आप फ्यूचर में सिविल की जरूरत महसूस करते हैं तो बॉस सिंपल सी बात है, आपको ये मैटर सुलझाना पड़ेगा। आज नहीं सुलझाएंगे कल सुलझाएंगे, कल नहीं सुलझाएंगे परसों सुलझाएंगे। नहीं देना है तो भूल जाइए कोई धनी ऐप थी, कोई पैसा देना था आपने, मस्त हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। रिकवरी एजेंट आपके पास केवल हल्की फुल्की कॉल कर सकता है, आपके पास एक दो बार हो सकता है मे बी वो आ जाए, लेकिन आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर पुलिस केस नहीं कर सकता। ये कन्फर्म गारंटी है। अगर बड़ा लोन है तो मे बी उसके अंदर आपके अगर कोई चेक वगैरह लगे हुए हैं तो उसके ऊपर एक बार को सेक्शन 138 के थ्रू क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। लेकिन वो बड़े लोन्स के अंदर है, छोटे लोन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ों में दिमाग लगाना बंद कीजिए। मैं बार बार अपने हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, मस्त रहिए, अपना और चीज़ में ध्यान लगाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें मजे कीजिए। ये धनी ऐप, धनी फ्रॉड, धनी स्कैम, इसको आप खत्म कीजिए। सिंपल सी बात है कि जिनका रेक्टिवेशन होना है उनका होके रहेगा, जो फर्जी लोन उनके हुए उनको पेमेंट नहीं करना है, उनका सिविल भी ठीक होगा, पैसा भी हट जाएगा। लेकिन जिन लोगों के, लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जिन लोगों के फर्जी लोन नहीं हैं, उनके केवल पेनल्टियाँ लगी हुई हैं, तो उसको हटवाने की कोशिश करें, बात करें, मीडिएशन का रास्ता निकालें, आपका वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा और आपका सिविल भी धीरे धीरे फिर वो ठीक हो जाएगा।
लेकिन आप इस अमाउंट को इस तरीके से छोड़ के बैठे रहेंगे, हाँ आपको सिविल की टेंशन नहीं है तो बिल्कुल भूल के मस्त रहिए। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक आपको अपडेट और जल्द दूंगा। मेरी इन्वेस्टिगेशन जैसे ही पूरी होती है मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा। इसके ऊपर फाइनल आपको मैं फाइनल क्लोजिंग दूंगा कि हाँ कि वाकई में हर स्टेट के अंदर किस लेवल पे किस तरीके से और इसकी ऊपर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, जाने से पहले एक बार फिर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि धनी बंद हो रहा है। मैं और आप कोई नहीं होते कि हम इस धनी को ऐप को बंद करा दें। इवन आप हम तो बहुत ही छोटे मोटे इंसान हैं, अगर कोई मिनिस्टर भी चाहे वो भी डायरेक्ट इसको बंद नहीं करा सकता। वो RBI रजिस्टर्ड है। आप इसका टर्नओवर देखिए, इसके असेट्स देखिए, इसकी प्रोफाइल चेक कीजिए एक बार। आप ये चेक नहीं करते, आप उसको धनी को क्या करेंगे, 5-10 हज़ार रुपये का लोन दे रही है तो ये छोटी मोटी उठाई गई कंपनी है। NBC रजिस्टर्ड है तो चलो छोटी मोटी होगी, NBC तो कोई भी रजिस्टर्ड करा देता है। खाली 1 करोड़ रुपए के वहाँ पे आपको असेट्स लगते हैं आपके, कि 1 करोड़ के आपको एक असेट्स दिखाने होते हैं कि आपके पास है तो आपका NBFC का लाइसेंस मिल जाता है। इसके पास हजारों करोड़ों रुपया है। तो वो इंडिया बुल्स जो है एक लीडिंग रहा है हमेशा हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त होके रहिए। पैसा देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। मैटर करता है आपका सिविल तो कंफर्म मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकालिए। हमारी जरूरत पड़े हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। दोस्तों जाने से पहले गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको सही लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।